नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव से पहले क्या दंगे की साजिश रची जा रही है? क्या भड़काऊ बयानों के जरिए सड़क पर हिंसक भीड़ को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या पब्लिक को उकसाया जा रहा है? मुस्लिम संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने हेट स्पीच देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र कर रहा है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। क्या यह शांति के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं है? क्या यह देश के मुसलमानों को भड़काने के इरादे से दिया गया बयान नहीं है? उधर इस्लामी नेता मुफ्ती सलमान अजहरी पर गुजरात के जूनागढ़ में भारी भीड़ के बीच भड़काऊ बयानबाजी देने का आरोप है। भड़काऊ बयानबाजी देकर उन्होंने भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी के हेट स्पीच पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने पर 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 समुदाय के बीच विवाद होने के बाद बवाल मचा हुआ है। दरअसल जेल मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की दुकान है, जहां लल्लू अपने साथी के साथ कपड़े लेने पहुंचता है। सिलाई ना होने की वजह से उन्हें बाद में आने को कहा जाता है, तो दोनों में गाली गलौज के बाद मारपीट तक आ जाती है बात। रात भर तनाव का माहौल रहा। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर हंगामा किया तो भीड़ नारा लगाने लगी, हम उनके पैर भी काट सकते हैं, हम उनकी गर्दन भी काट सकते हैं, और तरह तरह की बातें की गई। यानी एक तरह से माहौल को भड़काने का प्रयास चुनाव से पहले किया जा रहा है। सवाल यही है, आखिर चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उनके ना हाथ रहेंगे, उनके ना हाथ रहेंगे। आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से। देखिए, जब भी देश में चुनाव नजदीक आते हैं तो किसी ना किसी समुदाय के लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है। अपने अपने वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे होती है। लेकिन आज इस दौर में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, देश में तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ऐसे बीच में तौकीर रजा की तरफ से जो भड़काऊ भाषण दिया गया है, उसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है अजय जी। श्रीराज नायर, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है नायर साहब। मुफ्ती शामून कासमी, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के, आपका भी बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एएमआईएम के नेता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राशिद शरीफ जी, एसआईएम-पीएलबी के अध्यक्ष, हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। पहला सवाल राशिद शरीफ जी आपसे ही, आखिर चुनाव नजदीक आया तो भड़काऊ भाषण तौकीर रजा जैसे लोग क्यों दे रहे हैं? क्या ये मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? मुसलमान भी भारतीय है, इस तरह की बयानबाजी क्यों? बिल्कुल, मुसलमान भारतीय है, आज से नहीं है, जमाने से है। तौकीर रजा को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जो दे रहे हैं ये बिल्कुल है, सो मैं नहीं बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है। माहौल ऐसा बना दे रहे हैं आप लोग, माहौल इस तरीके से। राशिद शरीफ जी, बयान किसने दिया है? राशिद शरीफ साहब, तौकीर रजा ने बोला मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है, हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। हिंदुस्तान आपका नहीं है, तौकीर रजा का नहीं है?
किस हिंदुस्तान में ये जंग की बात कर रहे हैं? सबका है सर। तो फिर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? जुल्म क्यों हो रहा है जब हमारा हिंदुस्तान है? शरीफ साहब ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? मजबूर कर दे रहे हैं सर। विशाल जी बिल्कुल मजबूर कर दे रहे हैं आप लोग। राशिद जी, आप देश के सम्मानित नागरिक हैं, बगैर किसी इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है, देश संविधान से चलता है। इस तरह के भड़काऊ भाषण से आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मजबूर किया जा रहा है? आप भी भड़काने वाली बात कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? आप भी भड़काने वाली बात कर रहे हैं राशिद शरीफ साहब। सम्मान कहां कर रहे हैं हमारा? राशिद जी, सभी का सम्मान है, देश संविधान से चल रहा है। चुनाव नजदीक आया तो आप भड़काऊ भाषण देने पर आ जाएंगे। आप तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं। आप तौकीर समर्थन नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान में गलत हो रहा है। राशिद को शहीद कर दे रहे हैं। राशिद जी, मस्जिद को शहीद करने की चक्कर में। राशिद जी, जब सरकार मकान देती है, सरकार राशन देती है, सरकार और योजनाएं देती है, किसी धर्म को देखकर देती है क्या? मैं अजय आलोक से जवाब ले लूंगा। मध्य मगर ये तमाशा राशिद जी कैसी बात कर रहे हैं? आप ये भड़काने वाली, आप भड़काने वाला बयान नहीं दे सकते हैं। देश के मुसलमान हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, वो सम्मानित नागरिक है। कोई धर्म के ठेकेदार इस तरह से भाषण नहीं दे सकते हैं। राशिद जी, धर्म के ठेकेदार इस तरह के भाषण नहीं दे सकते हैं। राशन दे रहे हैं आप राशन दे रहे हैं। आप हमारे को राशिद शरीफ साहब, सरकार सभी के लिए होती है, योजनाएं सभी के लिए होते हैं। इस तरह के भड़काऊ भाषण का समर्थन नहीं करना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि तौकीर रजा पर एक्शन ले। सर, मेरे को योजना है, अगर मेरे को ऐसा, अगर आप कोई भी सहूलत दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं साथ में, मेरे को अकेले को नहीं दे रहे आप। मगर राशिद जी, मैं वही कह रहा हूं, सभी को साथ लेकर तो चलना चाहिए ना। आप इस भड़काऊ भाषण कैसे दे सकते हैं? तौकीर रजा ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? कौन दे रहा भड़काऊ भाषण? ये भड़काऊ भाषण नहीं तो क्या है जो तौकीर रजा ने बोला है? मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे पे जुल्म हो रहा सिर्फ इलेक्शन। राशिद जी, तौकीर रजा ने जो बोला वो भड़काऊ भाषण आपको नहीं लग रहा है? 100 साल क्यों सो रहे? खैर चलिए, आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए कहते हैं आप भड़काने वाली बात मत करिए। अजय आलोक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पहले जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी, तौकीर रजा, राशिद शरीफ को आपने सुना, आखिर इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी क्यों की जा रही है? आपकी सरकार कब एक्शन लेगी इनके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये अध्यक्ष हैं SIMPLB के, एक संस्था है, और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान में अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। क्या किसने जुल्म किया? अदालत ने जुल्म किया। अदालतें जुल्म करने लगी इस देश में, इस मुल्क में। अगर अयोध्या में रामलला स्थापित हुए हैं तो वो अदालत की आज्ञा से स्थापित हुए, न कि किसी अध्यादेश से, न कि किसी शासन या किसी हमारे चाहने से। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, इसलिए रामलला का मंदिर बना। तो ये आप पे जुल्म कैसे हो गया? तो अदालतें भी अब जुल्म करने लगेंगी इस देश में। तौकीर रजा कहते हैं कि हमारे मुसलमान युवकों ने सब्र किया हुआ क्योंकि हम देश से मोहब्बत करते हैं। अरे देश से मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे आप? देश से मोहब्बत करके आप एहसान नहीं कर रहे हैं। ये देश आपका है, वतन आपका है, मोहब्बत करनी है करनी। जिसको वतन से मोहब्बत नहीं है वो इस वतन में रहने लायक नहीं है। अजय आलोक जी, एक्शन होगा तौकीर रजा के इस भड़काऊ बयान के खिलाफ? देखिए, एक्शन तो सबके खिलाफ होगा। जो भी भड़काऊ भाषण देंगे समाज में तनाव पैदा करेंगे, सरकारें अपना काम करेंगी, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो। गलतफहमी में कोई जिंदा नहीं रहे। यहां किसी को बटर लगाने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। और बटर खाने की आदत हो गई तो कृपया आदत बदलें। अब सरकारें बटर नहीं लगाएंगी, मक्खन लगाने का काम बंद। एक तरीका से चल रहा है, हर चीज चल रहा है। बिना मतलब का बयान देके ये भड़काना, ये लड़वाना, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, ओवैसी उधर से बोलते हैं कौन सी मस्जिदें शहीद कर दी गई? ये दर तब कहा गया था जब कितने मंदिर शहीद हो गए। उस वक्त मंदिरों को ख्याल नहीं आया। अरे आज भी हाल फिलहाल में भी पिछले 1-2 साल में कम से कम 50 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, हर जगह। उससे निपटने का कानूनी तरीका होता है कि आप समाज में तनाव फैलाएंगे। देखिए अजय आलोक कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे, जो भी तनाव फैलाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब भी जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी जी, आखिर इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी क्यों की जा रही है चुनाव से ऐन वक्त पहले? तौकीर रजा के बयान का आपको समर्थन है या आप विरोध करते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की है ना, मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि अदालतों में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। जरा एक तस्वीर ये भी देख लीजिएगा अच्छे से, देखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के चार जस्टिस निकले थे बाहर, और इंसाफ को लेकर क्या मामले रहे वो आपके सामने है, और वो मोदी रेजिम में ही हुआ है 2018 में। तो पहले तो आप मेहरबानी करके उन सारी बातों को भूल जाएं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, देश का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, चाहे जो भी हो, एक बात, हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमने अपने देश का एक आईन बनाया, और उस आईन के मातहत, सुनिए, उस आईन के मातहत जब यहाँ पर जंगल राज था, जब खून का बदला खून हुआ करता था कि अगर आपने मेरे किसी का कत्ल किया तो मैं आपके किसी का कत्ल करूं, वो जंगल राज खत्म करके हमने एक आईन बनाया, अपना एक दस्तूर बनाया, और उसके अंदर में तमाम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की सरकार ने। दानिश जी, सुनिए, संविधान से देश चलेगा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन तौकीर रजा ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर चला गया? मैं वही कह रहा हूं, मुसलमान भी तो एक हिंदुस्तानी है, वो भी एक देश प्रेम रखता है अपने दिल में। मैं उसी पे आ रहा हूं विशाल भाई। अब सवाल यहाँ ये है कि जब हमने अपना राइट टू रिवेंज सरेंडर किया तो सरकार की जिम्मेदारी हुई हर नागरिक की सुरक्षा करने की। अब मैं बताऊं हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार चुप है, और ये अगर इसकी बात की जाए ज्ञान व्यापी वाले मामले में दसियों बार योगी जी इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट करते रहे, अगले दिन डेट होती है और एक दिन पहले ये स्टेटमेंट देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो आईन हमारे बुजुर्गों ने तय करके दिया था, अगर सरकार स्वरूपी योगी में या मोदी में अगर इस तरीके के दानिश जी, आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, आपको ये नहीं पता कि ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है? उसमें योगी क्या कर लेंगे, उसमें मोदी क्या कर लेंगे? कर क्या लेंगे? आप देखिए, आप वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दानिश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कोर्ट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये चाहूंगा कोर्ट पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जाए। जी न्यूज बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, हम इन विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। देश में न्यायपालिका का पूरा सम्मान होना चाहिए, किसी प्रकार से न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। दानिश कुरैशी जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। विशाल जी, यहाँ सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि प्रदेश के 25 करोड़ आवाम जो है वो योगी जी के मातहत है। अब इस पूरे मामले के अंदर में मामला विचाराधीन है दोनों तरफ से, हिंदू पक्ष का भी है, मुस्लिम पक्ष का भी है। उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम स्टेट लेवल पे बैठे हुए अगर योगी जी इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, दानिश जी, अदालत के रास्ते खुले हुए हैं, आप भड़काऊ भाषण थोड़ी देने लगेंगे। तौकीर रजा को किसने अधिकार दे दिया, किसने लाइसेंस दे दिया तौकीर रजा को भड़काऊ भाषण देने का? अदालत में ही नाम बंद है विशाल, वही मैं कह रहा हूं। दानिश साहब, लेकिन इस तरह के भाषण क्यों? आप तौकीर रजा का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं, क्या आप तौकीर रजा के बयान का विरोध करने की हिम्मत कर पाएंगे? कुर्बानी है उसमें, तमाम लोगों की कुर्बानी है। दानिश जी, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के साथ में है। आप इस तरह की भाषा का कैसे समर्थन कर सकते हैं? आपको विरोध करना चाहिए। सवाल ये है, सुनिए मेरी बात, सवाल ये है कि इंसाफ के मामले नहीं दानिश जी, देखिए, कम से कम कुछ मुद्दों पर स्पष्ट राय होनी चाहिए। हमारे साथ मुफ्ती शामुन कासमी साहब भी जुड़ रहे हैं। स्पष्ट राय है कि बिल्कुल इंसाफ के तराजू। दानिश साहब, इस तरह की भाषा जो तौकीर रजा ने इस्तेमाल की है, इसका समर्थन कोई भी सच्चा देशभक्त नहीं कर सकता है। मैं मुफ्ती शामुन कासमी साहब के पास चलता हूं। दानिश कुरैशी जी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग तौकीर रजा की तरफ से किया गया, कोई सच्चा देशभक्त, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई इनका समर्थन नहीं कर सकता है। खैर चलिए, मुफ्ती शामुन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के। मुफ्ती साहब, तौकीर रजा को क्या हो गया है? आखिर चुनाव से पहले इस तरह की भाषा क्यों? हाँ सर, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपने दो उत्तराखंड का और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया, और तौकीर रजा की अनर्गल बयानबाजी का जो जिक्र है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी 6 फरवरी को यूसीसी पर ड्राफ्ट जो है वो सदन में रखने वाले हैं। उस ड्राफ्ट में किसी भी धर्म का
ना इस्लाम का और ना किसी धर्म का कोई अपमान होगा, ना उसमें मुदाखलत होगी। इस्लाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हलाला नहीं है, वो तलाक 3 तलाक नहीं है, वो एक से जायद शादी नहीं है। अब ये लोग इससे घबराए हुए हैं कि अगर ये सारी चीजें आ गई और मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा हो गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। कासमी साहब, आज ये बात पर एक्शन होना चाहिए तथा कथित लोगों से। कासमी साहब, तौकीर रजा पर होना चाहिए। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी भरमाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के अनपढ़ होने का, अनएजुकेटेड होने का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब भी जुड़े हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। हाफिज साहब, तौकीर रजा का कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले 2021 में भी भड़काऊ भाषण दे चुके हैं। कब इनके खिलाफ एक्शन होगा और क्या आप लोग ऐसे बयानों से किनारा करेंगे? देश के मुसलमानों से आप ये अपील करेंगे कि ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तौकीर रजा जैसे लोग? तौकीर रजा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। आप जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ वो भी बैठे हैं, प्रवक्ता भी बैठे हैं। जब त्रिपुरा में रैलियां निकालकर पैगंबर इस्लाम को गालियां दी गई थी, तब आपने क्यों नहीं दिखाया था? नूर साहब, जब सुन ले आप मुझे सुन ले। आपने, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। आपने टाइम दिया है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। बस मैं आपको थोड़ा एक चीज स्पष्ट कर दे रहा हूं। धार्मिक किसी भी नहीं हाफिज साहब, आप अपनी तकरीर करिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप कर रहे हो। हाफिज साहब इतना गुस्सा क्यों? आप तौकीर रजा का विरोध करने की हिम्मत तो कर नहीं पाएंगे। आप हमारी पूरी बात आप तौकीर रजा का विरोध करने की हिम्मत तो कर नहीं पाएंगे। चापलूस हाफिज नूर साहब, अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल करिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए आप। हाफिज नूर साहब, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। आपके भड़काऊ भाषण में देश का मुसलमान या देश का हिंदू कोई नहीं आने वाला है। आपकी दाल जब नहीं गल पा रही है तो कम से कम देश में अशांति फैलाने का काम मत करिए। अरे मुख्यमंत्री हाफिज नूर साहब, यही कमी है। देश के मुसलमान को आपको शिक्षा की बात करनी चाहिए, उनके रोजगार की बात करनी चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा जैसे लोगों के बयान का आप समर्थन करते हैं। देखिए मैंने तो एक बार भी नहीं कहा समर्थन करते हैं। आपकी भाषा से लग रहा है। आपकी जो बदजबानी है ना, मेरी बदजबानी नहीं, देश देख रहा है बदजबानी कौन कर रहा है। नूर साहब, आप जो चैनलों पर बुला करके लोगों को हड़काते हो, तो हड़कने वाले लोग नहीं हैं। नूर साहब, हम किसी को हड़का नहीं रहे हैं, आपको तो बहुत प्यार से बुला रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, लेकिन मर्यादा में, आप मर्यादा में रखिए। आप देश को भड़काने का काम नहीं कर सकते हैं। आप बैठ करके भड़काएंगे? नूर साहब, आप देश को भड़काने का काम नहीं कर सकते हैं। आप तौकीर रजा याद है, मुख्यमंत्री जी याद नहीं है आपको? आप तो हमने उस समय भी डिबेट की थी, आपको याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे। झूठ बोलते हो आप। नूर साहब, आप भूल गए होंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं है तौकीर रजा का विरोध करने का। आपके अंदर हिम्मत नहीं है तौकीर रजा का। चलिए, श्रीराज नायर साहब जुड़े हुए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। श्रीराज नायर साहब, आखिरकार देश के हिंदू और मुसलमानों को इस तरह से भड़काने का प्रयास क्यों किया जा रहा है कुछ धर्म के ठेकेदारों की तरफ से? देखिए, हिंदुओं को भड़काने का तो कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो भी हो रहा है, आज अगर ज्ञानव्यापी का विषय भी है तो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। भारत अपनी न्याय प्रणाली के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कराची से बोट में बैठकर कसाब ने या मुंबई में आकर निहत्थे निर्दोषों को गोलियों से भून दिया, सभी चैनलों ने दिखाया, लेकिन क्या हुआ, उसके ऊपर उसको भी ट्रायल का मौका दिया। अफजल गुरु ने दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में अंधाधुंध गोलियां चलाई और लोगों को, निहत्थों को मारा, बेकसूरों को मारा, उसको भी ट्रायल का मौका दिया। ये वो देश है, अपनी जुडिशरी के लिए जाना जाता है। पर यहां पर देखिए, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए, ये 2024 का भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है और जिस राज्य से वो जो बोल रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री योगी जी है। फिर जरा सी जैसे एक शेर सो रहा होता है, चूहे आके परेशान करते हैं और चूहा शेर में पंजा मारेगा तो फिर ये रोते फिरेंगे।
मुजफ्फरनगर अभी हाल ही में हुआ है, यहां पर MIM के नेता बैठे हैं गुजरात से, और गुजरात भी 2002 में हुआ है। तो ये लोग ये गीदड़ भपकिया नहीं, देखिए नायर साहब मैं आपको भी रोकूंगा, देखिए मैं आपको भी रोकूंगा। नहीं देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे या गुजरात दंगों की मैंने बात करने के लिए नहीं यहाँ पर आमंत्रित किया है, मैं आपको भी टोकूंगा। यहाँ पर हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, नहीं नायर साहब नहीं, देखिए देश का माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है, उनकी भी है और हम सभी की है। इस मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह हमारी है। विशाल जी, ठीक है विशाल जी, मेरा ये नम्र निवेदन है जी, अगर आइन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान को पूर्ण रूप से माने। नहीं, एक एक करके देखिए, मैंने नायर साहब को भी टोका। खैर मैं फिलहाल अजय आलोक जी के पास चलता हूं। जब मैं बोल रहा था ये नहीं बोल रहे थे, मैं जब बोल रहा था ये नहीं बोल रहे थे। हो रही है हमारे साथ, आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी। अजहरी साहब कैसे नाइंसाफी हो रही है? मैं आपके पास आऊंगा, अजय आलोक जी से मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं आपकी नाइंसाफी को सुनने आपके पास आऊंगा। अजय आलोक जी चुप नहीं बैठेगा, मैं ऑन एयर। नहीं नायर साहब कोई भड़काऊ भाषण का प्लेटफॉर्म मैं नहीं दे सकता हूं, प्लीज मुझे माफ करिएगा। नहीं नायर साहब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नायर साहब इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं आपको भी करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या नहीं चलेगी? नहीं नायर साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, आखिरकार जब भी चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों शुरू हो जाता है? मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। 2 जनवरी 2024 को असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण आता है। 15 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी फिर से भाषण देते हैं। वारिस पठान का भाषण आपको याद होगा। तौकीर रजा ने अप्रैल 21 में भी एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया था। सरकार आखिरकार हेट स्पीच के खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार वाले खुद ही के। देखिए अजहरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके आपको मौका दिया जाएगा। अजय आलोक जी, देखिए सरकार तो एक्शन लेगी और ऐसे लोगों को चुन चुन के चिन्हित करके उन पे एक्शन लेने का काम भी शुरू हो चुका है। जब जद में आएंगे तब इन्हें पता चलेगा, जो भी लोग हैं। मैं आपको बताता हूं ये सब होता है इससे, क्योंकि जब धार्मिक कट्टरवाद होती है ना, तभी ये सब चीज होता है। मैं अजमेर शरीफ दरगाह में जाता हूं, वहां पे मन्नत मांगता हूं, सर झुकाता हूं। मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में जाता हूं, वहां भी हाथ जोड़ता हूं, अमन की दुआ मांगता हूं। मुझ पे तो कोई शंकराचार्य मुझे धर्म निकालने का या बाकी करने का कभी मुझे नोटिस नहीं मिलता है। लेकिन रामलल्ला के पास एक मौलाना साहब आ गए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, तो उनको तमाम तरह से उनको धर्म निकालने की धमकी देने शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो ये कट्टरवाद जो है ना, ये सांप्रदायिक कट्टरवाद जो है, ये देश को आग में ढकेलती है दोनों तरफ से। अगर आप मुसलमान इस तरह से बोलेंगे कि हमारी मस्जिदें शहीद हो जाएंगी, मुसलमान इस तरह से बोलेंगे कि हमारे बच्चे हमारे नौजवान चुप नहीं बैठेंगे, तो क्या एक्शन रिएक्शन नहीं होगा? ये यही तो चाहते हैं। और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम ये नहीं होने देंगे। और ऐसे जो चिन्हित लोग हैं, इन चिन्हित लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इसलिए सोच समझ के बोलिए चैनल पे जो भी बोल रहे हैं आप लोग। अजय आलोक जी, एक सवाल आपसे ये चैनल करोड़ों लोग तक पहुंच जा रहा है। बिल्कुल अजय आलोक जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार विश्वास क्यों नहीं आप इन लोगों का जीत पा रहे हैं? कुछ लोगों का जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्या कहीं कोई विश्वास की कमी भी है? कट्टरपंथियों का विश्वास हम नहीं जीत सकते हैं और हम प्रयास भी नहीं करेंगे कट्टरपंथियों का विश्वास जीतने का। लेकिन आम मुसलमान का विश्वास जीतने में हम कामयाब हुए हैं। इसलिए क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मुसलमानों को उनकी आबादी से भी ज्यादा उनको लाभ मिल रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो। लेकिन इन लोग को, धर्म के ठेकेदारों को आम मुसलमानों से मतलब नहीं है। आम मुसलमानों को सिर्फ वोट का एक जरिया बना के आज तक सारी पार्टी इस्तेमाल करते रही है, और वही और बीजेपी का डर दिखा के। जबकि सच्चाई यह है कि 10 वर्षों में एक भी दंगे नहीं हुए। नूर साहब, मोदी जी के 10 वर्षों में एक भी दंगे नहीं हुए। योगी जी का 7वां साल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पहली बार है कि एक भी दंगा नहीं हुआ। इसकी तारीफ क्यों नहीं करते हैं आप लोग? चलिए मैं नूर साहब से जवाब ले लेता हूं। आपसी विश्वास अब भाव बना कि नहीं बना? बिल्कुल नूर साहब, आप कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है। अब पहले आप अजय आलोक जी का जवाब दीजिए और साथ में बताइए कैसे नाइंसाफी हो रही है। और मैं उम्मीद करूंगा आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। देखिए मैंने पहले भी मर्यादित ही बोला है। आपको हमारी बातें, हमारा दर्द सुनने का वक्त नहीं था, और आपके पेट में दर्द उल्टा होने लगा। हमारा दर्द सुनना नहीं चाहते थे आप। बात यह है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार बोला है कि अमन
अमन खराब होगा अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा है। ये क्या है भाई? ये धमकी नहीं है? नहीं अजहरी साहब, ये आप बताइए क्या है? नहीं अजहरी साहब, नहीं है अजहरी साहब, योगी जी का बयान मैंने वो सुना है। आप मुझे लगता है कि आप गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। अजहरी साहब, आप योगी जी के बयान को गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। मैंने उस बयान को बहुत ध्यान से सुना है। तो आप मौलाना तौकीर रजा के बयान को गलत तरीके से ले रहे हो आप। अजहरी साहब, मैं सुना देता हूँ, मैं एक बार दोबारा सुना दूं आपको। दोनों के बयान सुने। अजहरी साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं, तौकीर रजा के जो बयान दिया उसका विरोध करने की हिम्मत तो रखिए। अरे हमने आपसे कहा आप एक तरफा बोलना छोड़ दें। अजहरी साहब, तौकीर रजा का जो बयान है इसको आप गलत नहीं ठहरा पा रहे हैं। आपके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, आप उसको नहीं गिना पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर लोगों को भड़काने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। होगी तो सड़कों पर आएंगे नजर। नूर अहमद साहब, आप ये धमकी मत दीजिए। मैं आपको धमकी देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। आप देश के मुसलमानों की शिक्षा की बात करिए, उनकी तरक्की की बात करिए। आप देश के मुसलमानों को इस तरह से भड़काने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। अरे जब आप नाइंसाफी करेंगे तो हम नूर साहब कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा है, आप सिर्फ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से मुफ्ती साहब के पास चलूंगा। मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोला आपने मुफ्ती साहब, 700 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा। नूर अहमद साहब, सब कुछ कोर्ट के माध्यम से हुआ है और देश की अदालत पर सभी को भरोसा है। साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा गया, बोला आपने। नूर अहमद साहब, देश की अदालत पर सभी को भरोसा है। एक दरगाह को तोड़ दिया गया। नूर अहमद साहब, आप इस तरह से भड़काऊ भाषण मत दीजिए। ये भाषण का मंच नहीं है। आपको मुसलमानों की बातें भड़काऊ लगेंगी। नूर अहमद साहब, आप अगर मुस्लिमों की शिक्षा की बात करेंगे, आप अगर मुसलमानों की शिक्षा की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बात करेंगे तो आपके हर बात का स्वागत होगा। लेकिन तौकीर रजा जैसे लोग अगर मुस्लिम युवाओं को भड़काने का प्रयास करेंगे तो उसका विरोध होना चाहिए। कासमी साहब, आप जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब, आप जवाब दीजिए। आखिर नूर अहमद अजहरी को एक आईना तो दिखाइए। सर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने मदरसा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तमाम जो उसके अंतर्गत आने वाले मदरसे हैं उन्हें आधुनिकीकरण से जोड़ के उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर और आईएएस और आईपीएस बनाने का लक्ष्य रखा है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में बिल्कुल निष्पक्ष तौर से पूरे स्टेट के अंदर अगर कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है और हमारे देश के अंदर मुसलमानों को, मैं आज कह रहा हूँ, ये फड़फड़ा रहे हैं। तभी तो मज़ारात औलिया को सही करा। जरा खामोश होकर सुनो। आपकी सलारत हो रहा है, समझ रहे हैं? अरे बात सुनो। जैसे मीर जाफर, अरे नाजायज जगह पे अगर तुम्हारा घर भी होगा, अगर नाजायज जगह पे तुम्हारा घर भी होगा तो मुझे पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस्लाम जो है, इस्लाम पहले आप इस्लाम को मानते हो भाई, आप इस्लाम, अरे एक जगह कोई दिखा दो, आप एक जगह दिखा दो आके। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं वहां मदरसे को आप किसी एक जगह नहीं तोड़ा भाई। देखो सुनो, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। पहले सुनो हमारी बात। एक जगह आके बताओ किसी जगह जहां नाजायज जगह अगर आपके मुकाबले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को लाना चाहिए, आपके मुकाबले में स्वामी प्रसाद मौर्य को लाना चाहिए। हमारी बात हम नहीं बताएंगे भाई। हमारे विशाल जी हमें बात कर। अजहरी साहब, सुनने की क्षमता है नहीं, भड़काऊ भाषण देने वालों का आप समर्थन करेंगे। विशाल जी, मुफ्ती साहब भी तो आखिरकार एक सम्मानित मुसलमान हैं। मुफ्ती साहब भी तो एक सम्मानित मुसलमान हैं। वो अगर मुस्लिम युवकों को आईएएस आईपीएस बनाने की बात कर रहे हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? नूर साहब, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। अरे आप विशाल पांडे जी, जरा अजहरी साहब, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आपसे मैं दोबारा अनुरोध कर रहा हूं और आप अपनी भाषा, नूर साहब, मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। मैं चाहूंगा आप अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें मजबूरन आपकी ऑडियो को डाउन करना पड़ेगा। मैं गलत भाषा का प्रयोग करने के लिए आपको ये मंच नहीं दे सकता हूं। मुझे बात पूरी करने दीजिए। मुफ्ती साहब, अपनी बात पूरी करिए। विशाल जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई तुम किस रसूल की इताअत करते हो? क्या तुम्हारे रसूल ऐसे करते थे? क्या दीन इस्लाम तुम्हें यही बताता है कि तुम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो? अरे मैं ये कहना चाहता हूं
कि यहाँ तुम इस्लाम शांति का, भाई इन्हें जरा रोको, इन्हें जरा, आप मुसलमानों के मुखालिफ, अरे तुम इस्लाम को, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, साथ में खड़े हो, आप के साथ में खड़े हो। अरे भाई मजार गलत जगह पे होगा तो टूटेगा। मैं अब विशाल पांडे जी जरा 2 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजहरी साहब, मुफ्ती साहब को सुन तो लीजिए, इतना गुस्सा क्यों? आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। जवाब ही नहीं है आपके पास। नूर साहब, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। नहीं, अरे सुना भाई, मैं आपको नहीं बताना चाह रहा, मैं पूरे देश के मुफ्ती साहब आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, और भी मेहमान हैं। हाँ, मैं विशाल जी मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब का रास्ता अमन व आश्ती का है। उन्होंने अपने जमाने में किसी की दिल आजारी नहीं की। हजरत उमर उनके खलीफा हैं, एक चर्च में जाते हैं और वह चर्च में जब नमाज का टाइम होता तो वो कहते हैं भाई देखो मैं नमाज यहां नहीं पढ़ूंगा, कि मेरे अनुयायी कहेंगे कि यहाँ खलीफा इस्लाम ने नमाज पढ़ी है। कितनी दूरअंदेशी की बात है। और ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार एक जगह भी कोई नाजायज काम नहीं कर रही। उत्तराखंड सरकार, वहां के मुख्यमंत्री, अगर वहां लैंड जिहाद के नाम पे जो फर्जी मजार बने हैं उन्हें तोड़ा गया है, वहां आप समझिए। मैं उत्तराखंड सरकार के और अपने देश की सरकार के बारे में कहना चाह रहा हूं कि किसी जगह भी किसी के खिलाफ भी किसी के खिलाफ भी नहीं, एक जो मजार है उन सबका हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी सरकार सम्मान करती है। आप मिसयूज, आप गलत, आप नहीं नूर साहब, देखिए आप बार बार गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं नूर अहमद साहब, आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जी न्यूज ऐसी भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। मैं आप लोग के पास दोबारा वापस आऊंगा। हमारे साथ राशिद शरीफ जी भी जुड़े हुए। राशिद जी, विशाल जी एक जगह ये आके बता दें कि किसी नाजायज जगह पर। बिल्कुल मुफ्ती साहब मैंने दोनों लोगों को मौका दिया, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जी, और आज आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो अभी जो ड्राफ्ट आ रहा है वह मुसलमान स्वागत कर रहे हैं। चलिए मैं राशिद शरीफ जी से जवाब लेता हूं। राशिद शरीफ जी और विशाल जी, बिल्कुल मुफ्ती साहब मैं फिर आऊंगा, क्या बताना चाह रहा हूं एक मदरसे का। नहीं मुफ्ती साहब मैं फिर आऊंगा और मेहमान जुड़े हुए हैं। राशिद शरीफ साहब, कम से कम अब तो तौकीर रजा के बयान का विरोध कर दीजिए। कब तक आप ऐसे बरगलाएंगे लोगों को? सर अभी कब तक? नहीं मैं बिल्कुल, आखिर कब तक राशिद साहब? अभी जो हमारे विरोध तो कर दीजिए। चैनल पे बैठे ये सर, इन जो गलत बोल रहे हैं मैं इनके बारे में बराबर बोल रहा हूँ। ये सरकारी मुफ्ती है, ये सरकारी। आप देखिए, आप 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन को आप कचरे के डब्बे में डाल दे रहे हैं। आप फलानी लीगल फलाना मस्जिद, अरे हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी हो। आज जितने भी बाबरी मस्जिद के खातिल है, जितने भी बाबरी मस्जिद के खातिल बाइज्जत फ्री हो जाते, फिर आप बोलते विश्वास करो। बाबरी मस्जिद के खातिल है, आपने उन लोगों को 60 साल तक आप है सो। एक मिनट विशाल जी, पूरे विश्वास कैसा करना बताइए, पूरे बरी हो गए लोग। आज जब 2 दिन पहले ऐसा मस्जिद तोड़ दी गई, मदरसा है उसमें बच्चों को बाहर रख के सर्दी में ठहरा के मदरसा बगैर नोटिस के तोड़ देते। आप बोलते विश्वास करो हम पे। ये शोक 24 का है। सर आप प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नरेंद्र मोदी साहब, मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं इमीडिएट उनको टाइम देके बात करके और ये मसले फौरी हल करिए, वरना ये मसले बड़े हो जाएंगे। सर विशाल जी, मैं राशिद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। राशिद जी प्रधानमंत्री सभी से मुलाकात करते रहते हैं समय समय पर, आप जाकर उनकी टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप कम से कम तौकीर रजा के इस भाषण का विरोध करने की हिम्मत तो करिए। विशाल जी, धर्मगुरु तौकीर रजा साहब, आप हिम्मत तो करिए। खामोश करके मेरी बात होने आप तौकीर रजा से क्यों डर रहे हैं? जितने मुजरिम है पूरे बरी कर दिए। राशिद साहब, आप तौकीर रजा से क्यों डर रहे हैं? आप बताइए, कोई डर, किसका डर साहब, कहां का डर? राशिद साहब, आप तौकीर रजा के बयान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं श्रीराज नायर जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद फिर दानिश कुरैशी जी। श्रीराज नायर जी, आखिरकार तौकीर रजा पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? बात हुई, मुजफ्फरनगर की बात हुई। राशिद शरीफ साहब, मैं चाहूंगा पुराने मामलों को याद करके
नहीं 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 राशिद साहब, मैं आपको भी अलाउ नहीं करूंगा। मैंने नायर साहब को रोका, आपको भी टोक रहा हूं। नहीं राशिद जी, मैंने नायर साहब को रोका, आपको भी टोक रहा हूं। देखिए नहीं 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 जी, आज उत्तर नायर साहब, नायर साहब, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कितना समय लेगी एक्शन लेने में? राशिद जी एक एक करके, राशिद जी एक एक करके, राशिद जी एक एक करके। नायर साहब, आदमी जरा भी अकल नहीं है। नहीं 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 नायर साहब इस तरह की भाषा नहीं। आपको आपकी बारी है, मैं चाहूंगा नायर साहब की बात आए। चुप रहने को बोलिए ना नायर साहब। गुजरात, राशिद जी एक सेकेंड, राशिद जी एक सेकेंड। आप डिबेट में लगातार हिस्सा लेते हैं, आप डिबेट के नियम को जानते हैं। राशिद जी इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, राशिद जी इस तरह से नहीं। आप सम्मानित नहीं करना। नहीं एक एक करके, एक एक करके गुजरात बताते। राशिद जी एक एक करके देखिए, मैंने उनको रोका। आप 2002 और अब 2013 की बात मत करिए। नायर साहब मुझे ये बताइए, नायर साहब मुझे बताइए, यूपी पुलिस इतना समय क्यों ले रही है? क्यों नहीं तौकीर रजा के खिलाफ अब तक FIR हुई इस मामले में? देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर के लिए, न्याय प्रणाली के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्ण रूप से जारी जाती है। आप बेफिक्र रहिए, 1 या 2 दिन में इसका नतीजा आ जाएगा और ये मौलाना को, तौकीर रजा को सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। आप लिख के रखिए, आज देश आइन कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। आज जो जुडिशरी भारत की इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी पे सबको भरोसा है। मैंने आपको बताया यहां पर कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में, इसके आधार पर जुडिशरी या न्याय प्रणाली काम नहीं करती। यहां पे इस देश में सबको न्याय मिलेगा और जिस प्रकार से मौलाना तौकीर रजा ने जो बयानबाजी की है उसके लिए उनको सजा मिलेगी। एक और बात करके पूरी बात करता हूं, अभी चुनाव आएंगे तो ये यहाँ के अपने नेता ओवैसी साहब डेटा लेके घूमेंगे और बताएंगे कि इनकी कौम में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, सबसे ज्यादा अशिक्षित है और उसके बाद वोट मांगेंगे। लेकिन कौम को पिछड़ा रख रहे हैं इन मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों को पिछड़ा रखने में और पूरी तरह से मुसलमान पिछड़ा है और उसके लिए काम करना चाहिए। देखो तो भाई, भारत में नहीं होगा तो क्या मुसलमानों के अजहरी साहब, मैं आपको फिर रोक रहा हूं। राम मंदिर देश की आस्था का विषय है। आप मार्केटिंग जैसे शब्दों का प्रयोग राम मंदिर के लिए नहीं कर सकते हैं। मजहरी साहब, आपको क्या हो गया? आप कैसी हमारे भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं? राम मंदिर यहाँ पर आस्था का विषय है। मार्केटिंग करने वाले आप कैसी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? राम मंदिर लोगों की आस्था का विषय है। आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये जाहिल मौलाना नहीं, नायर साहब आप भी इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं। नायर साहब नहीं, आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं। मैं आप सभी को रोकता हूं। आप शब्दों का प्रयोग कर रही है, आप शब्दों का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं यहां पर मैं करने की इजाजत दूंगा। और नूर साहब, मैं आपको यह अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, आप राम मंदिर जो कि देश की आस्था का विषय है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। और नायर साहब, आप भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। मैं अजय आलोक के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, आखिरकार सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ पा रहा है? देखिए विशाल जी, जो सो रहा हो ना उसको जगा सकते हैं, लेकिन आंख खोलकर जो सोने की नाटक करता हो, एक्टिंग करता हो, उसको आप जगा नहीं सकते। मैंने शुरू में ही बोला था कि कुछ कट्टरपंथी या चरमपंथी जो हैं उनको हम समझा नहीं सकते हैं और हम समझाएंगे भी नहीं। और आइन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, संविधान के रास्ते ही इनको समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप एक के बाद एक। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है? 7 साल पहले क्या सिचुएशन था? मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, कितने मुसलमान बेघर हुए थे और किसने करवाया था? शासन में रहते हुए मुलायम सिंह ने बेघर करवाया, अखिलेश ने बेघर करवाया, लेकिन वोट देने के नाम पे आपको तो होता है कि बीजेपी को हराना है तो अखिलेश को वोट दे दो। कितने मुसलमानों की निर्मम हत्या करवाई? आजम खान का ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि आजम खान चुपचाप बैठ के होने दिया उन्होंने दंगा और अखिलेश सफाई में नाच देख रहे थे और तब भी मुसलमान उनके पीछे जाते हैं? शर्म की बात नहीं है ये? अरे अब तो आंख खोलिए, कम से कम आप लोग मुसलमानों के स्वयंभू नेता बनते हैं, लेकिन आम मुसलमान पिसता है आपकी सियासत में। चलिए दानिश कुरैशी जी, 70 साल से सारी पार्टियों ने मुसलमानों का शोषण ही किया है। दानिश कुरैशी जी, और आज पहली बार जब पिछले 10 साल से हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो फिर क्यों आग लगाने की कोशिश करते हो?
मैं जवाब लेता हूं। नायर साहब देखिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करने का मैं आपको भी मंच नहीं दे सकता हूं। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं, आप सभी लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। नहीं, नायर साहब आप भी सम्मानित हैं और भी मेहमान सम्मानित हैं। मैं किसी के लिए भी गलत भाषा का प्रयोग अब इस जी न्यूज के कार्यक्रम में करने का अनुमति नहीं दे सकता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, सभी पैनलिस्ट से यहां पर अनुरोध है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट, नायर साहब मैंने उनको रोका, मैंने तुरंत रोका। मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप भी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। दानिश कुरैशी जी, क्या अजय आलोक जी जो कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं? आम मुसलमानों की तरक्की को लेकर आपके पास कोई प्लान नहीं है? देखिए, आलोक जी ने बहुत सारी बातें की और उन्होंने एक बहुत जो बड़ी बात कही है कि योगी शासन जो है कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। विशाल जी, आपको याद नहीं है, आधी रात को देश की बच्ची को जलाया गया था बिना किसी परमिशन के? ये लॉ एंड ऑर्डर है हमारे यहाँ। आप देखिए, एक नेता का बेटा 8-9 लोगों के, किसान के बच्चों की हत्या करते थे, क्या उसके घर बुलडोजर चला? क्या ये है इनका लॉ एंड ऑर्डर? इनका लॉ एंड ऑर्डर ये है कि एक तरफ तो अगर विरोधी है तो उसकी हत्याकांड हो जाएगा, और अगर खुद वो योगी सरकार में योगी जी के ऊपर वहां की सरकार में मामले के बीच बात आएगी तो वो सारे मामले विड्रॉ कर लिए जाएंगे। ये है इंसाफ का तकाजा। तो ये कौन से मुंह से बात करते हैं? मुझे नहीं लगता कि इनकी बात में कोई दम है या किसी को विश्वास है। और रह गई बात ये योगी सरकार की, अगर केंद्र की सरकार की बात की जाए तो गुजरात के तो मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान प्रधानमंत्री, उस दौर में जो घटना घटी उस मामले में, बिल्किस बानो मामले में, सुप्रीम कोर्ट तक देश की बेटी, चलिए बताइए उसका क्या कसूर है? आप ये जो बातें कर रहे हैं कि मौलाना ने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, उस बेटी का क्या कसूर था? क्या उसको इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं निकला उनके लिए। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की बच्चियों के साथ में क्या हुआ? ये है कानून व्यवस्था का। दानिश जी, तौकीर रजा पर एक बार तो विरोध कर दीजिए। सुनिए दानिश कुरैशी जी, प्रधानमंत्री जी को कन्हैया, दानिश कुरैशी जी, प्रधानमंत्री जी को कन्हैया लाल, दानिश कुरैशी जी, मैं बताऊं आपको, दानिश कुरैशी जी, तौकीर रजा पर आप एक बार भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दानिश साहब, आप तौकीर रजा के बयान का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपके वोट बैंक की मजबूरी है ये? आप दंड किसी, देखिए तौकीर रजा साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। तो दानिश साहब, कम से कम मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी तो चुनाव में जाती है ना? आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ती है। तो भड़काते तो है, पोलराइज तो करते हैं, दानिश साहब, आपकी पार्टी तो चुनाव में जाती है ना? शाफुर रहमानी साहब नेता नहीं है, ये तमाम उलमा दीन है हमारे। तो दानिश साहब कहिए उनसे, आप विरोद करने की हिम्मत रखिए, सही को सही, गलत को गलत कहिए। नहीं कह पा रहे हैं आप। मुफ्ती शामून साहब, आप आईन लागू करिए, आप संविधान कासमी साहब, लोगों को इंसाफ करिए। कासमी साहब, आखिर सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत दानिश कुरैशी जी, राशिद शरीफ जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद समाजवादी की रही, बसपा की रही, लगभग 25 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है जो फसाद। आप अरे सुन लो पहले दानिश, अभी मैं मेरी बात सुन लो, आप बात सुनो, आप सुन रहे हो या नहीं? मेरी बात कहने दो। अरे आप दानिश साहब, मुफ्ती साहब उम्र में भी आपसे बहुत बड़े हैं, आप मेरी बात कहने दोगे? आप उनकी बात तो सुन लीजिए। दानिश कुरैशी जी, मुफ्ती साहब की बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, सिर्फ सम्मान के तौर पर सुन लीजिए। एक एक करके अपनी बात रख ली। दानिश साहब, आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं मुफ्ती साहब। 30 सेकंड मेरी बात सुन लो जरा। सुन लीजिए, सुनने की तो क्षमता रखिए। सुन तो लीजिए दानिश साहब, सुन तो लीजिए। आप बात तो सुन लो हमारी जी। भाई 60 साल और 10 साल का कंपेयर करें। 60 साल में 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई है हिंदू मुस्लिम फसादों के अंदर, और इन्होंने ये कहा कि साहब आरएसएस दंगा कराती थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ईदगाह मुरादाबाद के अंदर 80 में दंगा हुआ, क्या वो अधिकारी आरएसएस का था? और आज मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें बताइए कहां भेदभाव है और कहां दंगा हुआ है? 10 साल का आप कंपेयर कर लें 60 साल पर। अरे भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं अब विशाल जी, देखिए अभी मैं एक मदरसे में गया, वहां जो साफ सफाई चल रही थी मस्जिदों में और मदरसों में, तो हम गए, हमने पूछा मुसलमानों ईमानदारी के साथ ये बताओ कि तुम्हें किसी योजना का फायदा मिला या नहीं? तो एक नौजवान उठता है, एक नौजवान कहता है सर मेरी माँ
आयुष्मान कार्ड की वजह से उसे पैरालाइज हो गया था, मेरे पास है, मेरी मां बच गई। मैं आज देश का मुसलमान तेजी से मुख्य धारा से जुड़ रहा है। विशाल जी, इन्हें परेशानी हो रही है, और यही नहीं, देश का सम्मान बढ़ रहा है। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगैर भेदभाव के कार्य कर रहे हैं। इस पे तौकीर रजा हो, ये ग्रुप हो, ये सारे के सारे देश राशिद जी, कमजोर करने का राशिद जी, मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, तो इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये राशिद जो है, राशिद साहब पानी पी लीजिए, राशिद साहब पानी पी लीजिए, लेकिन जवाब दीजिए आप। इनसे पूछना चाहता हूं मैं इनसे, ये बताओ कि 60 साल में नहीं, राशिद साहब आप जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब ने जो उदाहरण दिया, मैं कह रहा हूं सरकार मेरी, मुफ्ती साहब आपकी बात आ गई, मैं आपके बात पर एक प्रतिक्रिया ले रहा हूं। मुफ्ती साहब आपकी बात आ गई, अब मैं राशिद शरीफ साहब बिठाओ। इन जैसे लोगों ने, राशिद शरीफ साहब, मुफ्ती साहब कर रहे हैं असल में पागल बुढ़े को, और हम गुमराह होने नहीं देंगे। हमने तय किया है, अवेयरनेस पैदा करेंगे। तुम्हें चैलेंज के साथ कह रहे हैं, मुसलमान तेजी से मुख्य धारा से जुड़ रहा है। राशिद जी जवाब दीजिए, मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ रहा है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग। ये हमारे मुफ्ती साहब है माशाल्लाह, ऐसे हमारे हैदराबाद में बोलते हैं बैगन के बातें कर रहे हैं बोल के। आप ऐसो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अरे भाई मुझे ये बताओ कि मैं गलत, आज हमारे साथ या यूहन्नास इन्ना हमारे साथ जो हमारे साथ हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया। अरे तुम मिसगाइड कर रहे हो, झूठ है, तुम शैतानों जैसी बातें कर रहे हो। नहीं, मुफ्ती साहब आप शब्दों का प्रयोग नहीं, मैं फिर से रोक रहा हूँ। आप सभी लोग मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। ये मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आप दोनों से फिर से सभी निवेदन कर रहा हूँ, मर्यादित भाषा का प्रयोग कर अपनी बात रखिए। मैं तो अरे आपका मैं उम्र का ख्याल कर रहा हूं। मुफ्ती साहब और राशिद जी, मुफ्ती साहब आपसे भी अनुरोध है, विनम्र भाषा का, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। अरे मैं कह रहा हूं दूध। देखिए आप, ये लड़ने का मंच नहीं है। मैं आप सभी को शुक्रिया कहता हूं, बस यही कहता हूं कि देश सभी का है और यहां पर सभी का सम्मान होना चाहिए।